हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन के कुछ डेली ऑब्जर्वेशन जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा जो किस टाइप से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 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 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे थे हमने अपना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुका है। रिफ्लेक्शन वर्ड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर गलती से रिफ्लेक्शन निकल जाए तो वो हैबिट थोड़ा, क्योंकि हमने कंटिन्यू अपनी रिफ्लेक्शन वाली सीरीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते थे। ठीक है, याद होगा आपको, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए उनको देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज होते हैं हमारे पास। ठीक है, दो फंडामेंटल लॉ होते हैं जो रिफ्रैक्शन की कंडीशन होती है और उसको सेटिस्फाई अगर करेंगे तो रिफ्रैक्शन हमारा होगा। ठीक, पहला होता है, मैं सीधे लॉज पर आता हूँ। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in same plane, all lies in same plane। ठीक है, कि जो अगर हम रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल होता है ये, और जो इंसिडेंट रे होती है, और ये जो हमारी क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है। क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है। ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, मैंने इसको वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक, कि अगर ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारा एक प्लेन, अगर हम देखिए, अगर मैंने एक इंसिडेंट रे ली। ठीक है, कोई सरफेस यहाँ नीचे वाला, कोई नीचे सरफेस है। ठीक है, तो एक हमारी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा उसके अलॉन्ग नॉर्मल हो गया, और यहाँ से नीचे जो क्या होगी, हमारी रिफ्रैक्टेड रे हमारी होने वाली होगी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये तीनों एक ही, जो ये तीनों हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, प्लेन क्या होता है मैंने बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, ठीक, जिसमें हम क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तीन के तीन क्वांटिटी हमारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये लॉ हमारा रिफ्लेक्शन में भी था। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत, बहुत इजी लॉ है। ठीक है, दूसरे लॉ पर आते हैं। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इसी पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, सेकेंड लॉ हमारा होता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्रैक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ होता है। ठीक है, बहुत से यहाँ से टर्मिनोलॉजीज निकल के आती हैं हमारी। ठीक है, तो देखिए, पहले अगर थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए। ठीक है, अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें, अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम इसका देखें, ठीक है, तो 1609 की बात है। ठीक है, सन 1609 की बात है, जब एक साइंटिस्ट थे हमारे पास। इन 1609 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोल्हार्ड स्नेल्स। ये इनका क्या था, नाम था, वोल्हार्ड स्नेल्स करके इनका कुछ नाम था। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, आप प्रोनाउंस क्या करते हो। ठीक है, विल्हार्ड था, वोल्हार्ड था। ठीक है, विल्हार्ड, ठीक, WI हार्ड, विल्हार्ड स्नेल्स। ठीक है, ये ठीक, ये थे ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ते थे, साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर भी थे और ये मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे,
मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट तो थे ही थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिक्स में भी इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में भी था और इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में भी रहा होगा, ठीक है। तो इनका है ये स्नेल जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया, ठीक है। तो वो लॉ क्या कहते हैं देखिए, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई लॉ दिया है तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये बताता क्या है, देखो तो पहली बात ये बताता है इट टेल्स अबाउट, लॉ मैं बाद में बताता हूँ आपको, इट टेल्स अबाउट इंसिडेंट एंगल, it tells about relation between incident angle and refracted ray। ये क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है जहां अगर रिफ्रैक्शन हो रहा होता है वहां जो इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है, इंसिडेंट क्या होता है, एंगल, ठीक। इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड रे, या रिफ्रैक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं, ये बताता है अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं सीधे अगर पॉइंट पे आऊं तो ये बताता है अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सीधे आता है अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन पर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर कहीं पर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है तो उसका जो इंसिडेंट एंगल है आई जो उसका इंसिडेंट एंगल है वो कैसे अफेक्ट करेगा अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि किस किस के बीच रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बताता है हमारे जो इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और दूसरा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। किस का रेशियो होता है, ठीक, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल है आई अपॉन उसका रेशियो साइन ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके एंगल के साथ, जो रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, ये स्नेल्स लॉ है, ठीक। अब इसने आप बोलो कि साइन क्यों लिया, ठीक, तो साइन इसने देखो आप जानते हो कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक हमारा साइन भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं है कि इसने साइन क्यों लिया, ठीक है। इन्होंने साइन हो सकता है इसलिए लिया हो क्योंकि जब हम किसी एंगल को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल की जब स्टडी करते हैं तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिया जाना क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन जो हमारी होती है स्टडी उसके एरर को थोड़ा कम करता है या एक्यूरेसी की ओर ले जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बीच कोई वैलिड रीजन नहीं है। जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था वहां मैंने इस लॉ की बात करी थी, ठीक है, मैंने रिफ्लेक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट बोला था, वो यहाँ के लिए था ना कि रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। ओनली स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन के लिए होता है ना कि रिफ्लेक्शन के लिए भी, ठीक है। अगर वहां मैंने ऐसा बोला तो वो मैंने जल्दीबाजी में, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर्स देखा है तो, नहीं देखा है तो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, और इन दोनों का जब हम निकालते हैं ये आता है n, इसको हमने नाम दे दिया n, ठीक। तो रिलेशन हुआ नहीं है, देखो
जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक, वो एक नंबर आ रहा है कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये नंबर क्या बताएगा, देखो ये जो नंबर हमारा है, ये नंबर जो n है, वेयर n इज टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे, हाउ, देखो सीधे सीधे तो नहीं बताएगा, हमको टर्मिनोलॉजीज आगे पढ़नी पड़ेंगी कि जब n की वैल्यू मान लो कुछ x है तो, और n की वैल्यू मान लो y है, तो अगर n की वैल्यू x है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, n की वैल्यू कम y है तो रिफ्रैक्शन कम होगा, ठीक है। वो हम जब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, जब हम जानेंगे कि n एक्चुअली में n है क्या, एक्चुअली में n है क्या, n बताता क्या है वो तो ठीक है, n बताता है क्या, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, बट n है क्या, इस चीज को हम जब जानेंगे कि एक्चुअली में n हमारा है क्या, तब हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्चुअली हम कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक, समझ में आया। तो स्नेल्स ने क्या किया था, स्नेल्स ने एक हमें रिलेशन दिया था, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन दिया था, जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक। और वो कांस्टेंट हमें क्या बताता है, क्या बताता है, हमें अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। मैं बता देता हूं कि ये जो n है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये n, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब आगे हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या, और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता तो ऐसी है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पता हो। क्या कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पता हो, ठीक। तो अगर ये हमें पता नहीं है तो फिर हम कैसे n की स्टडी करेंगे, इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग से इसको हम स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और इसको हम स्टडी कैसे। अगर मैं इस स्नेल्स लॉ के एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ बताता क्या है, सीधे बोलोगे ये रिलेशन बताता है अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, किस पर करता है, तो आप सीधे कह सकते हो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट एंगल। किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे क्या करता है, हमारा डिपेंड करता है, ठीक, क्या करता है, इंसिडेंट एंगल पे हमारा डिपेंड करता है। तो जो n की वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में, वैल्यू ऑफ n टेल्स अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों, रिफ्लेक्शन में बेंडिंग तो होती है लाइट की, तो n की वैल्यू हमें बताएगी बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरीके से होगी, ठीक है, और कैसी होगी, ठीक। तो हम वो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तब हमें वो उसका क्या होगा, उस चीज़ के बारे में हम उसको क्या करेंगे, बता सकेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक बीम ऑफ लाइट है जो एक सब्सटेंस से पास होती है, ठीक है, अगर उसका इंसिडेंट एंगल 72 है, इंसिडेंट एंगल अगर उसका 72 डिग्री है, ठीक, इसका मतलब आई क्या है, उसका गिवन है कितना, 72 डिग्री, और जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो 42 है, कितना है, 42 है या 40 है, ठीक है, 40 डिग्री है, ठीक है। एक बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैथमेटिकल इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो पूछ रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एफ, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, जो एक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n, वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो n बराबर साइन ऑफ 72 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 40 डिग्री। ठीक, तो अब साइन 72 साइन 40 जरूर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में दिया रहेगा, क्योंकि हमको साइन 30, 45, 16 और 90 और 0 और 180 इनके फॉर्मूले याद रहते हैं। ठीक, इनके फॉर्मूले हमें क्या होते हैं, जनरली याद होते हैं, वो किसी को वो भी याद नहीं होंगे। अगर तो इसकी वैल्यू हमें दी होगी, इसकी वैल्यू है एग्जाम में ये दी होगी, पहले क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो हमें एग्जाम में ये वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, बुक्स में है तो मैं सीधे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ और ये आएगा 1.48। तो n कितना आ गया, 1.48 आ गया। अब आप क्या बता सकते हो, क्या समझ में आया, n 1.48 है, आपको दिख नहीं रहा होगा लास्ट का, n बराबर 1.48। बताओ n 1.4 आया तो क्या कर लिया इस n को निकाल के, क्या हासिल कर लिया, बताइए क्या कर लिया इस n को निकाल कर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ध्यान दो, ये निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का 1.48, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या बताता है, बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता है। और ये कैसे बताएगा, ये कैसे होगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हर एक सब्सटेंस का यूनिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, यूनिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, हर सब्सटेंस का यूनिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। स्नेल्स लॉ बताता क्या है, दोबारा बता के जा रहा हूं, इंसिडेंट एंगल और अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में ये क्या करता है, बताता है, या बेंडिंग ऑफ लाइट बताएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस टाइप से हमारे जो आई एंगल है, साइन आई ऑफ साइन, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। ठीक है, ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन थे, दो बेसिक लॉ थे। ठीक है, इनको हमने कवर कर लिया। ठीक, स्नेल्स लॉ आना चाहिए, इसके बेसिस पर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होगी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।